हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जिनकी पार्टियों में शादीशुदा जिंदगी है ना, हिंदू आतंकवाद कहा आपने। हिंदू आतंकवाद कहने में शर्म नहीं आई कांग्रेस को, लेकिन राम को काल्पनिक बड़े गर्व से कह दिया था आपने। यही वो कांग्रेस है। हिंदू आतंकवाद कहने में शर्म नहीं आती है, लेकिन कांग्रेस को काल्पनिक कहने में भी किंचित मात्र शर्म नहीं आई आपको। लेकिन ये जनता देख रही है, ये जनता देख रही है। आप सर्जिकल आप आतंकवादियों के रहनुमा है। पूरी कांग्रेस दंगाइयों और आतंकवादियों की रहनुमा रही है। जब आप कटघरे में खड़ी है कांग्रेस, तो इधर उधर की बातें कर रही है। क्यों? जब देश में सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो प्रश्न चिन्ह कांग्रेस ने उठाया, आतंकवादियों का समर्थन आपने किया। मुझे लगता है कांग्रेस की हुई है, कांग्रेस तैयार हो जाए। उत्तर प्रदेश में पुनः में जाने वाली है कांग्रेस। गंदी राजनीति करती है कांग्रेस, दंगाइयों का आतंकवादियों का समर्थन करती है कांग्रेस। और आज नपुंसक है कांग्रेस। मैंने बड़े लफ्जों में कह दिया, कांग्रेस सबसे बड़ी नपुंसक पार्टी है। जिसने आज इस मंच पे स्वीकार किया कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि वो नपुंसक है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर तीखे हमले कर रहे हैं पिछले काफी समय से, और अभी पिछला वर्ग मोर्चा की बैठक में उन्होंने और तीखा हमला बोला है और ये कहा है कि जो 2012 से 2017 तक की सरकार थी वो साक्षात कलयुगी अवतार थी। ये शब्द इस्तेमाल किया है मुख्यमंत्री ने कि 2012 से 2017 तक जो सरकार थी वो साक्षात कलयुगी अवतार थी। और पूरा भाषण उनका हमलों से भरा रहा है। सपा बसपा और कांग्रेस ने हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया। हिंदू आस्था के केंद्र बिंदु सेतु बिंदु रामेश्वरम को प्रभावित करने की कोशिश की, जिसे भगवान विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील ने भगवान राम को लंका तक पहुंचाने के लिए बनाया था। और 2012 से 2017 तक की जो सरकार थी वो साक्षात कलयुगी अवतार थी और हिंदुओं के त्योहारों से पहले दंगे हो जाते थे। कोई हिंदू अपना त्योहार नहीं मना पाता था, ये कहा है मुख्यमंत्री ने। और कहा है कि अब प्रदेश दंगा मुक्त हो गया है। पिछले 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ है। हर हिंदू अपना त्योहार मना रहा है और पूरी तरीके से उल्लास के साथ, उत्साह के साथ ये त्योहार मनाए जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा पिछला वर्ग मोर्चा की बैठक में भाषण में कहा है और कहा है कि सीधा सीधा हमला बोला है। वही जो ठोक देंगे, पीट देंगे, इस तरीके के बयान जो आते रहे हैं उसी के चलते है कि जो 2012 से 2017 तक सपा की सरकार थी वो साक्षात कलयुगी अवतार थी। और बाकायदा उन्होंने जोड़ा है कि चाचा, नाना और क्या क्या रिश्ते थे जो लोग सरकार चलाते थे। तो ये हमला एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बोला है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ बसपा और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया है और कहा कि इन पार्टियों ने हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। इन पार्टियों ने हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। तो ये राजनीतिक माहौल बन रहा है चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा आगे बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। बसपा के, भाजपा के और कांग्रेस के बड़ी संख्या में नेता शामिल हुए हैं। पूर्व विधायक और पूर्व प्रत्याशी स्तर के बड़ी संख्या में नेता। अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है और वही जो प्रतिज्ञा यात्रा है कांग्रेस की वो आगे बढ़ रही है।
तो ये चुनावी माहौल बन रहा है। फरुखाबाद में कल श्रमिक भोज आयोजित किया गया है। बड़ी संख्या में श्रमिकों के साथ भाजपा नेता भोजन करेंगे। और कुल जो, जैसा कि पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, भाजपा मुख्य रूप से अपने उन लाभार्थियों से लाभ लेना चाहती है जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया है, जो उसके पास सूची है, उसको लेकर के लोग बुलाए जा रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि भैया हमने आपको इस योजना का लाभ दिया, अब आपका समय है कि आप हमारी मदद करें, आप हमें वोट दें। तो इसी के तहत एक बड़ा और पहला कार्यक्रम है जिसमें 5-5, 6-6 लगभग आधा दर्जन मुख्य अतिथि हैं। तो ये चुनावी माहौल पूरी तरह से बन रहा है और बयानों विभिन्न कार्यक्रमों के बीच में इस तरह की बयानबाजी भी हो रही है, तीखी बयानबाजी हो रही है, वाद प्रतिवाद हो रहे हैं। और इसी के तहत मुख्यमंत्री ने कहा कि कलयुगी अवतार बताया है समाजवादी पार्टी को और तीखा हमला बोला है। तो आज की इस डिबेट में यही चर्चा का बिंदु रहेगा कि क्या बयानों के आधार पर ही जीतेगी 22 की जंग, और क्या मुद्दे पीछे हो जाएंगे, क्या जो समस्याएं हैं, जो विफलताएं हैं सरकार की, वो पीछे हो जाएगी। केवल भाषण को आगे रख करके और इस तरह के जोशीले भाषणों को आगे रख करके 22 की जंग जीती जाएगी। इसी बिंदु के आसपास हम लोग आज की चर्चा करेंगे। आज के बुलेटिन में आज भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जुड़े हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं। अमित पाठक हैं, पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं। कांग्रेस से शुभम तिवारी हैं, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और वरुण त्रिपाठी युवक कांग्रेस के नेता हैं। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता, और राघव दत्त जिला मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के। तो ये पैनल है आज के डिबेट का, और वही बिंदु है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या ये भाषणों से चुनाव जीता जाएगा, क्या समस्याएं पीछे हो जाएंगी, क्या मुद्दे पीछे हो जाएंगे, और क्या विफलताएं जो है सरकार की वो पीछे हो जाएंगी। महंगाई जैसे मुद्दों की कोई चर्चा नहीं होगी और केवल इस तरह के भाषणों की चर्चा होगी। कलयुगी अवतार समाजवादी पार्टी अगर है तो उस पर चर्चा होगी, उस पर पूरा चुनाव लड़ जाएगा, और इस तरह के बयान दर बयान आते रहेंगे, उन पर चर्चा होती रहेगी और चुनावी माहौल बनता रहेगा। क्यों नहीं चर्चा हो रही है दूसरे मुद्दों को लेकर के, जो वास्तव में जो लोग हैं, जनता है, उसको प्रभावित कर रहे हैं? क्यों नहीं महंगाई की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं तो केवल समाजवादी पार्टी पर हमले कर रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, दंगों की बात कर रहे हैं, और जो वास्तव में मुद्दे हैं पर से उन पर कोई ध्यान, उन पर कोई भाषण नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें चर्चा पर रहेंगी। मैं अपने पैनलिस्ट से निवेदन करूंगा कि वो विषय पर रहें, विषय पर रह करके अपने पार्टी का पक्ष रखें। तो शुरुआत आज की इस चर्चा की हम शुरुआत विकास पांडे आपसे कर रहे हैं। विकास जी, क्या इस तरह के हमलों से चुनाव जीता जाएगा? क्या जो मुद्दे हैं जो जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं उनसे चुनाव, उन पर उनका कोई चुनाव में महत्व तो नहीं होगा? और इस तरह के जो बयान दर बयान आ रहे हैं मुख्यमंत्री के, क्या एक रणनीति है कि वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाकर केवल भाषणों तक लोगों को केंद्रित किया जाए और भाषणों की शब्दावली में उलझा करके ये 22 की जंग जीत ली जाए? विकास पांडे भाई साहब, देखिए, सबसे बड़ा विषय तो ये है कि जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, मुझे लगता है कि उसकी गहराई में जाने पर अगर हम सब पड़ताल करेंगे, किसी भी चीज की तस्दीक की जाएगी, तो उनके बयान को कहीं भी हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते। उसे परोक्ष रूप से जोड़ना कहीं ना कहीं आवश्यक हो जाता है। शासन और सत्ता चलाना केवल, हम पहले भी आपसे कहते रहे, जैसा आपने विषय रखा, शासन और सत्ता के लिए हम सरकार में नहीं आए। हमारा हमेशा से सेवा और सहयोग और समर्पण भारतीय जनता पार्टी का मूल रहा है, और हम उसी की ये परिणति है कि आज हम पिछले 1 साल से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम कर रहे हैं। हम ये चिंता कर रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी में भी लोगों को ये दिक्कत ना आए कि उनके 2 वक्त की रोटी का उन्हें संकट ना खड़ा हो। ये हमारे संस्कार हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं, श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी से जो संस्कार मिले।
दूसरी रही बात, मैं खुद ये चाहता हूं, मैं हैरान हूं अखिलेश यादव जी से। वो इतने समय से सरकार चलाई उन्होंने, मुझे लगता है 15 साल उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई समाजवादी पार्टी ने, और लगभग पिछले 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य दलों की सरकारें रही हैं, लेकिन कभी काम पे बात नहीं करना चाह रहे हैं। ये सवाल मुझे लगता है सबसे पहले अखिलेश यादव से होना चाहिए कि क्यों नहीं वो उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आते हैं और ये कहते हैं कि हमने ये करके दिया और योगी सरकार ने ये नहीं किया। क्यों नहीं इस बात का श्रेय लेने आते हैं? मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं विपक्ष का नाकारापन है। विपक्ष के नाकारेपन को छुपाने के लिए ऐसे शब्दों का गढ़ा जाना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष अपने नाकारेपन को छुपा रहा है। इसलिए वो विकास के मुद्दे पर खुद ही बात नहीं करना चाहता, वो खुद ही इस चुनाव को नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि जब चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा तो मेरी हार नहीं, मेरी दुर्गति होगी। ये पूरा विपक्ष इस बात को जानता है। मैं अपनी बातों को योगी जी के बयान से जोड़ते हुए केवल एक लाइन कहूंगा, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। तो मुझे लगता है कि जिस नाम के सहारे योगी जी ने जिसका जिक्र किया है, उसे समझ रहे होंगे आप सब लोग कि कैसे सरकारें चलाएंगे। ये योगी जी ने बिल्कुल अक्षर सा स्पष्ट किया था उनके बयान में, और उनके बयान का मंतव्य केवल इतना ही नहीं था, उनके बयान का मंतव्य ये था कि परिवार को सरकार और प्रदेश समझने वालों के लिए उन्होंने ये एक महाभारत से उदाहरण लेके दिया था कि महाभारत में जैसा था कि चाचा मंत्री थे और भतीजा ये था और फिर पिताजी वो थे, तो कुल मिला के महाभारत की जैसी व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को यहाँ जो कौरवों की व्यवस्था थी उसे उत्तर प्रदेश में चलाया गया 2012 से 17 तक। उसकी परिणति हुई कि चाचा जी अलग हो गए। भाई साहब, ऐसा क्या हुआ कि चाचा जी अलग क्यों हो गए? भाई ये कभी आत्ममंथन किया समाजवादी पार्टी ने? उनका अंदर का मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लूट खसोट का जो बंटवारा था वो सही से नहीं हुआ होगा, इसलिए चाचा जी नाराज हो गए। हम ये इस बात को स्पष्टता कहना चाहते हैं कि लूट खसोट का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ, उस वजह से चाचा जी नाराज होकर अलग हो गए। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के योगी जी के बयान का मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट है। जैसी सरकारें दंगा प्रदेश बना के छोड़ दिया था अखिलेश यादव ने, उन्होंने कहीं गलत नहीं कहा। अगर आप एडिटर महोदय हैं, आप भी जानते हैं, आपने एक एक चीज को देखा है कि इस उत्तर प्रदेश में कौन सा त्योहार जाता था जिससे पहले दंगे नहीं होते थे। चाहे आप मुजफ्फरनगर का दंगा ले लीजिए, श्यामली का दंगा ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में हुए हैं 5 साल में। देखिए, जिस तरीके से योगी जी का जो बयान आया है, इससे पूर्व भी उन्हें तो बयान वीर कहना गलत ना हुआ। हनुमान जी को बनवासी कहने वाले, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दिवाली, रमजान, तो इसमें भाजपा के प्रदेश से लेकर सेंट्रल मिनिस्टर और स्वयं प्रधानमंत्री जी वो बधाई के पात्र हैं साहब कि इतनी बढ़िया जुमलेबाजी साहब करते हैं। आप देखिए, हिंदुओं की साहब बात करते हैं, कमलेश तिवारी को सुरक्षा पिछली सरकारों ने मुहैया कराई, आप ही की सरकार में साहब उनकी हत्या होती है। आपके गृह मंत्रालय को साहब चिट्ठी लिखता है वो व्यक्ति, और उसके बावजूद 10 दिन के बाद उसकी हत्या हो जाती है। कहीं ना कहीं उन्होंने एक मीडिया के माध्यम से ये जो हमने जो मीडिया के माध्यम से जो उनका वीडियो देखा, उसमें साहब कह रहे हैं कि अपनी सरकार से साहब गुहार लगा रहे हैं। कमलेश तिवारी हिंदू 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 हित की बात करने वाली भाजपा को शर्म नहीं आती साहब? उनकी माँ रोती बिलकती रही, कितने भाजपाई साहब वहां पहुंचे, और आपका गृह मंत्रालय खामोश होकर साहब मौन तोता हो गया था साहब। दूसरी चीज, योगी जी के जितने भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, इन्होंने साहब किया कुछ नहीं है, और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकी कुछ किया है। सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति में साहब वोट इकट्ठा करना चाह रहे हैं। मैं अपने भाजपा के साथियों को बधाई दूंगा, ये विकास विकास का नाम नारा देते हैं साहब। आप देखिए उठा के विकास, अब तो हिंदुस्तान के आम नागरिक को भी विकास सबसे साहब हंसी आने लगी है। हंगर इंडेक्स में साहब 55 नंबर से 2014 से पहले साहब हंगर इंडेक्स में भारत 55 नंबर पे था। इनकी सरकार ने इतना जबरदस्त विकास किया साहब, 101 नंबर पार कर गया साहब। पेट्रोल 100 के पार, डीजल की क्या स्थिति है, महंगाई, भ्रष्टाचार, खाद किसानों का पेट काट के साहब पैसा आप इतना बढ़ा दिया, और साहब 5-5 किलो बोरी में साहब वजन उसका कम कर दिया। और साहब ये बात करते हैं, इन्हें 2022 में जनता माकूल जवाब देगी। और वो अभी थोड़े दिन पहले जो डिबेट हुई थी कि सपा ने जो उल्टी यात्रा साहब चालू की, तो हम उसी डिबेट में ये बताया गया था इन भाजपा के साथियों को, शायद बरेली में साहब सुरमा भी साफ मिलता है। अभी भी आंखें खोल लीजिए, आप लोगों को साफ कर लीजिए, आपको साफ दिख नहीं रहा है, 22 में सुपड़ा साफ होने वाला है आप लोगों का। सुरमा बरेली वाला है अमित पाठक।
वरुण जी, सुरमा मेरे पास है, मैं आपको दूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विकास आपको नहीं दिखते। आपको जरूरत है आपको। नहीं, जरूरत आपको है ना, मेरी बात सुनिए। क्योंकि प्रियंका जी के कार्य दिखते हैं आपको, जो एसी से बाहर कर आती हैं और खेत पर बैठकर फोटो खिंचा के चली जाती है, वो दिखता है, पर भारतीय जनता पार्टी का विकास नहीं दिखेगा। मेन मुद्दा है जो कि आज जो योगी जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी कलयुगी अवतार, हमारे मुख्यमंत्री बड़े दूरदृष्टि हैं, और उन्होंने क्यों कहा, किस मतलब में कहा, ये किसी से छिपा नहीं है। अखिलेश जी ने 2012 से लेकर जो 17 तक सरकार चलाई है, उसमें हिंदू आस्था पर जिस तरीके से चोट पहुंचाई थी, ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये पूरा देश जानता था। क्या नहीं उन्होंने किया? उन्होंने अयोध्या में जो सालों साल हिंदू आस्था का प्रतीक रामलीला को उन्होंने बैन कर दिया था अयोध्या में। जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी जो हर चौकी, थाने, जेल में मना करती थी, जो आज समाजवादी मित्र भी कहते हैं कि ये हमारे देवता हैं, उन्हीं देवता के उन्होंने जन्माष्टमी पर रोक लगाती थी। हमारी आस्था के प्रति कांवड़ यात्रा पर उन्होंने डीजे और कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी। और हर हिंदू त्योहारों पर कहीं ना कहीं दंगे हुआ करते थे, लाइट सुचारू रूप से नहीं चला करती थी। अगर इन सब को देखकर हमारी योगी जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी कलयुगी अवतार है, तो ये गलत नहीं कहा। लेकिन एक शब्द और जोड़ना चाहिए था, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों कलयुगी अवतार हैं, क्योंकि दोनों ने बारी बारी हिंदू आस्था पर प्रहार किया था। क्यों? क्योंकि 2009 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, 12 तक रही है केंद्र में, इनकी राजमाता के आदेश पर राम सेतु को काल्पनिक कहा गया था, और उस राम सेतु को गिराने के लिए बहुत बड़ी केंद्र सरकार ने साजिश की थी। वो तो भला हो हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी को, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था, नहीं तो राम सेतु जो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक था, वो आज इस देश में नहीं रहता। इसलिए एक नाम और जोड़ना चाहिए था, कांग्रेस का नाम। रही बात वरुण जी और समाजवादी मित्रों, मैं फिर कहता हूं कि सुरमा अगर नहीं मंगा सकते हो बरेली से, तो मैंने मंगाया, मैं दूंगा आपको। विकास देखना है। आप लोग तो, आपके मुख्यमंत्री तो अपना बंगला बनाते रहे 1000 करोड़ का। हमारे मुख्यमंत्री ने अपने बंगले की चिंता नहीं की। 47 लाख आवास गरीबों को उत्तर प्रदेश में दिया है। आज हम लगभग 27 करोड़ लोगों को मुफ्त में अन्न दे रहे हैं, राशन वितरण कर रहे हैं। ये हमारी सरकार कर रही है। हमने बहनों बेटियों के सुविधा के लिए लगभग उत्तर प्रदेश में 80 लाख शौचालय निर्माण कार्य कराया है। आपने क्या करते रहे? आप किस हद तक विकास की बात करोगे भाई? आप लोग कहते हो कि योगी जी के पास विकास की बात करने की नहीं। अरे मैं कहता तो हूँ कि प्रियंका जी आए खुले मंच पर, और अखिलेश जी खुले मंच पर आए। योगी जी तो दूर हैं, मुझसे बहस करके देख लें और बताएं कि 2012 से लेकर 17 तक क्या विकास किया। यही विकास किया ना कि उत्तर प्रदेश को दंगा युक्त बना दिया था। यही विकास किया ना कि उत्तर प्रदेश को अपराधियों का शरणस्थली बना दिया था। यही विकास किया था ना कि जादू और टोटकों के आधार पर आज नोएडा का विकास नहीं कर पा रहे थे, कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाएगा वो चुनाव हार जाएगा। हमारे योगी जी ने बात को बताकर सबसे पहले नोएडा गए। आप क्या कहोगे भाई मेरे? आपने तो सिर्फ और सिर्फ 17 से लेकर और 12 से लेकर और 17 तक सिर्फ पैसे की लड़ाई चचा भतीजे खींचते रहे कि क्या कौन पार्टी चलाएगा, कौन सत्ता पर आएगा। और बात तो इतनी हद तक कर दी, जब बात बेटे में मंच पर खुल्लम खुला होने लगे, तो इस देश को और देखने के लिए क्या रह गया है? और क्या दिखाओगे? इसके शुरू में दूंगा आपको। अब मैं निवेदन करूंगा कि मेरी बात भी सुन ली जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी बात बड़ा मुखरता से रखी है। मैं निवेदन करूंगा, मेरी बात भी सुन लीजिए। बात चल रही थी योगी जी के बयानों से, समाजवादी पार्टी तक थी, ठीक थी, लेकिन जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार किया, जिसमें अभी यहां बैठे हुए प्रवक्ता ने कहा कि प्रियंका जी फोटो खिंचा रही हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं साहब कि चलिए कम से कम आपको प्रियंका जी की फोटो अब अखरने तो लगी है। आप खुले मंचों की बात मत करिए, हम मंचों पर हैं, तभी तो अब आप मठों की तरफ बढ़ने लगे हैं साहब। ये आज कांग्रेस का वर्तमान की स्थिति है। दूसरी बात दंगों की करते हैं वो लोग, बात दंगों की करते हैं जिनका कहीं ना कहीं आधार ही दंगाई है। मैं इस बात की तारीफ करता हूं कि आपकी भाजपा सरकार में दंगे नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? जान लीजिए साहब, पिछली सरकारों में जो लोग दंगे करवाया करते थे, आज उनके ही हाथों में सत्ता है भाई, इसलिए दंगे नहीं हो रहे हैं। ये सच्चाई समझ लीजिए। अब मेरी बात का मैं उदाहरण सहित देता हूं।
किसकी बात करते हैं? आतंकवादियों की रिहाई करवाने वाले, पुलवामा के दम पर सरकार बनाने वाले आज दिन तक खुलासा नहीं कर पाए हैं कि हमारे शहीदों के परिवारों को पता चल जाए कि आखिर हमारे बच्चे शहीद कैसे हुए। धिक्कार है ऐसी पॉलिसी पर। किन दंगों की बात करेंगे साहब? अब बात करते हैं हिंदुत्व की, क्योंकि कोई विकास का एजेंडा नहीं है, कोई 5 साल में बोलने लायक काम नहीं है। मजबूरी है आपकी, आप हिंदुत्व पर आएंगे। मैं राम सेतु पर भी जवाब दूंगा, लेकिन धैर्य पूर्वक सुनिएगा। मैं आपके तथाकथित हिंदुत्व के बारे में पूछ रहा हूं, जवाब दीजिएगा। कहां चला गया था वो हिंदुत्व जब हाथरस के अंदर रात में 2:30 बजे बलात्कार पीड़िता को आपके प्रशासन ने उसके शव को जलवाया था? कहां गया था हिंदुत्व? मैं पूछना चाहता हूं, कहां गया था हिंदुत्व जब उन हिंदू किसानों को आपके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के द्वारा, उनके नेता बेटे के द्वारा गाड़ी से कुचल दिया गया था? वो भी सब हिंदू थे भाई साहब। कहां गया था आपका हिंदुत्व? आज भी गृह राज्य मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है। शर्मिंदगी भरा है आपका हिंदुत्व। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लगातार अभी आगरा में घटना हुई, एक वाल्मीकि समाज जो कि हिंदू समाज में आता है, उसके लड़के को वहां थाने के अंदर पीट कर करंट लगाकर मार दिया गया, वो भी हिंदू था। कहां गया आपका हिंदुत्व? बड़ी बड़ी बातें मत करिए साहब। जो योगी जी ने बयान दिया है बहुत अच्छी बात है। आजकल योगी जी मोदी जी की तरीके से ही झूठ परोस रहे हैं। युवाओं को रोजगार दिया। अरे साहब, इससे बड़ा जुमला अब इस समय कौन सा होगा? कहां रोजगार दिया? अरे आंकड़े भी तो गिनवा दीजिए। लेकिन साहब घूम फिर के आखिरी में जो उन्होंने एक बात कही वो मुझको बहुत बेहतर लगी। उन्होंने अपनी ये सब हिंदुत्व वाली भावनाएं और ये सब जगाने के बाद फिर कहा कि कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग जाइए, जनता के बीच में जाकर जागरूकता पैदा करें। ये कमजोरी है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि उनको एहसास है कि आज उनका एक भी जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाने की ताकत ही नहीं रखता है। इसलिए आपको मंचों से कहना पड़ रहा है कि जाओ जनता के बीच में हमारी योजनाएं बताओ। कौन सी योजना मुझको बताइए। योगी जी को क्यों कहना पड़ रहा है अपने लोगों से कि जाओ जनता के बीच? क्यों? क्योंकि भाजपा का कोई भी नेता जनता के बीच में जाने से डर रहा है। वीडियो दिख रहे हैं, कुर्ते फाड़ दिए जा रहे हैं। ये है आपका 5 साल का विकास। और बात श्रमिकों की मत करिए, क्योंकि याद करना चाहिए आपको वो दौर जब 500,000 किलोमीटर श्रमिक और उनके परिवार पैदल चल के आए थे। कि आज श्रमिकों को भोज करा रहे हैं आज 5 साल बाद। तब कहां गया था आपका हिंदुत्व? तब कहां गया था आपका श्रमिक प्रेम? और रही बात सत्ता चलाने की, मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं। एक प्रवक्ता महोदय ने कहा कि सत्ता हम नहीं चलाते, हमें शासन का लालच नहीं है। अरे आप तो उधार के लोगों को खरीद के सत्ता में लाते हैं। जहां आपका एक विधायक होता है वहां आप सरकार बनाते हैं और सत्ता नहीं चलाते साहब। गजब की नीति है साहब, समझ में नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी कौन से प्लान से निकल के बन रही है। देखिए, पढ़िए और फिर बोलिए, क्योंकि हम जवाब देंगे। मैं जितनी बातें इनका जवाब दे दो भैया, मान जाऊंगा। चरखी करिए। सर्वप्रथम मैं सभी वक्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि सबने अपनी अपनी बात रखी, और मेरा छोटा सा निवेदन ये है कि मैं जब तक अपनी बात रखूं तो कृपया करके बीच में कोई भी परेशान ना हो। मैं सारी बातों का जवाब दूंगा और बैठ के जवाब दे के ही जाऊंगा। सर्वप्रथम तो जो मुद्दा है आज का कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक शब्दकोश आया कलयुगी अवतार समाजवादी पार्टी के लिए। तो मैं इस विषय पे ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा है, हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में सब कुछ लिखा हुआ है। लाभ हान जीवन मरण जस अबजस विधि, हाँ सब विधाता लिख के गया, विधाता के ही हाथ में है सब। तो विधाता ने लिखा था कि जब घोर कलयुग होगा तो कलयुगी अवतार आएगा। तो समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं योगी जी ने भगवा वस्त्र पहने हैं, तो वो भी समझ गए हैं कि समाजवादी पार्टी कलयुगी अवतार बन के आई है। तो 5 साल वो रही, उन्होंने कलयुगी अवतार के सहारे यहाँ धरती के पापों को नष्ट करने की कोशिश करी। लेकिन कुछ लोगों ने हिंदू मुस्लिम शमशान कब्रिस्तान में पब्लिक को बहका के और कलयुगी अवतार के रथ को रोक लिया। 2022 में वो रथ दोबारा शुरू होगा, जैसा कि योगी जी ने कहा। वो कलयुगी अवतार जो है भगवान का वो आएगा और 2022 में मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे और यहाँ से अधर्म का
जो धर्म और अधर्म की लड़ाई है उसमें जीत समाजवादी पार्टी की होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी सही रास्ते पे चल रही है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि हम जो है सेवा, सहयोग और समर्पण की बात करते हैं, हम शासन सत्ता की बात नहीं करते। तो शासन सत्ता के बारे में हमसे पहले हमारे पूर्व वक्ता ने बता दिया। महोदय हमें बोल लेने दीजिए प्लीज, आप ही को बोलना है तो मैं बताइए, मैं डिबेट को छोड़ दूं। मैंने पहले ही कहा था मुझे बोल लेने दीजिए, नहीं तो आप ही बोल लीजिए। आप सारी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं तो हम बेकार आए हैं, है ना। तो सेवा, सहयोग और समर्थन, इन तीनों शब्दकोश के बारे में आप लोगों के बहुत लंबे लंबे बौद्धिक होते हैं। आप कृपया दूसरा पैनल जब शुरू हो तो मुझे बताइएगा कि सेवा, सहयोग और समर्थन के क्या मानक हैं आपकी दृष्टि में। आपके मानक ये हैं कि झोला 20 किलो का होगा, उसमें अनाज 5 किलो होगा, उसमें फोटो 2x2.5 की होगी, उसके पोस्टर पूरे उत्तर प्रदेश से लेके पूरे प्रदेश में लगेंगे, अनाज 20 रुपए का होगा, 2 लाख के पोस्टर लगेंगे, उसका भी ठेका उठेगा, वो टेंडरिंग उठेगी, वो ठेके वाला व्यक्ति ज्यादा लाभ पालेगा जो गरीब की रोटी को नहीं मिलेगा। इस क्या सेवा का मानक है ये? सेवा सहयोग, क्या सहयोग है आपका एक, मैं आऊंगा सहयोग का मानक मैं पूछना चाहता हूँ। आपने कहा सहयोग, आप मुझे बताइए। विकास दुबे तो बेहतर रहेगा, समय सबको बराबर मिल जाए। मैं तो मुद्दे पे बोल रहा हूँ, आप लोग मुद्दे से भटक गए। मैं तो मुद्दे पे बोल रहा हूँ ना, मैं तो मुद्दे से शुरू कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए, है ना। फिर आप सहयोग और समर्थन की बात करते हैं। अरे यार भैया, क्या आप लोग धमका रहे हैं यार, मतलब सरकार में हो तो धमकाओगे। फिर सेवा, सहयोग, समर्थन, फिर आप समर्थन की बात करते हैं। समर्थन का मानक क्या है? आपने कैसे समर्थन की बात कर रहे हैं? आपने एक विकास दुबे हुआ था, उसकी गाड़ी पलट गई, वो मर गया। कि वो क्यों मर गया? क्योंकि बहुत से सफेद पोल भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने आ जाते। एक मिनट में लूंगा, मैं 1 मिनट लूंगा। अनिल जी, शेखर भाई फोटो छपवा कर समाजवादी पार्टी कार्यालय में लगा दो। देखिए भाई, बोलते बीच में फोटो तो 2022 में ढूंढोगे मेरे भाई, फोटो ढूंढोगे। अनिल जी बोलिए। फोटो ढूंढनी पड़े। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ को इतना बड़ा प्रकोष्ठ थोड़ा ही ना है जो तुम भारतीय ये शेखर भाई, आज आपने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अखिलेश जी को कलयुग अवतार बताया। चलो अवतार तो बताया, 22 का अवतार है ये मान लिया इन्होंने है, लेकिन एक बात बड़ी उठती है कि जब एक संत पुरुष कुर्सी पर बैठा है और वो अपनी, इन्होंने पहले नारा दिया था विकास का, लेकिन विकास की विफलताओं पर अब इनकी चर्चा क्यों नहीं है? और अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सारे वीडियो हैं। गैस सिलेंडर की महंगाई पर मोदी जी ने कहा था जब सन 14 में कि महंगाई इतने ज्यादा है कि बच्चे भूखों सो जाते हैं और माँ आंसू पीकर सो जाती है, और वोट डालने जाओ तो गैस सिलेंडर को नमस्ते करके चले जाना। उसने नमस्ते की और तुम्हें जिताया। तो गैस का रेट आधा होना चाहिए, गैस का रेट दुगना क्यों हो गया? आप अपनी विफलताओं पर, और मैं केवल फर्रुखाबाद को ले लूं, आपने कौन सा पुल बनवाया? लोहिया, जिसमें आज हजारों लोगों का इलाज हो रहा है, वो लोहिया जी का मुख्यमंत्री हमारे सपा सरकार ने बनवाया गया है। हमने अटेना घाट का पुल हमने बनवाया है। तुमने क्या काम करा है? क्यों गुमराह कर रहे? 5 किलो गेहूं देकर गीत गा रहे और उनसे कह रहे हमें वोट दो। ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया है कि जिसने कुछ किया है। अगर सब कुछ आपने किया है तो पाषाण काल से लेकर अंग्रेजों का भी देश में तरक्की के लिए योगदान है, उसे भी याद रखना पड़ेगा। और आप कहते कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बसपा ने कुछ नहीं। और आज अयोध्या में कल के पैदा हुए नेता केजरीवाल चले गए तो उन्हें भी कह रहे हो आपके एक जो है नेता कि वो साहब हिंदुत्व के लिए आगे। हिंदुत्व क्या आपका ठेका है? अरे चलो, सपा ने नहीं कुछ करा, कांग्रेस ने हिंदुत्व को आस्था नहीं, लेकिन केजरीवाल तो कल का नेता पैदा हुआ है। अच्छा, वो अगर अयोध्या में चला गया तो आपको दिक्कत हो रही है? ऐसा मुद्दा मत बनाइए। आपने विकास की बात की, विकास को गिनाइए और विकास के मुद्दे पर आप वोट मांगिएगा। आपने शौचालय बनवा दिया और कहते वोट हमें दो, गेहूं दे दिया, वोट हमें दो। ऐसा किसी सरकार ने आज तक करा है?
आप घर घर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, क्योंकि शौचालय घोटाला बहुत बड़ा था। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? शौचालय हमने बनवाया, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अनाज हम बांट रहे हैं, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? एक्सपोर्ट पे हमने बनवाया, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया, इसलिए दर्द हो रहा है। अरे हम चट्टी तो छोड़ देते मेरे भाई। देखिए, कांग्रेस ने इंदिरा आवास बनवाए, बसपा सरकार आई, अंबेडकर आवास बने, सपा सरकार आई, लोहिया आवास बने, किसने नहीं बनवाए? शौचालय भी बने, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया कि कितने लोगों को आवाज दिए भैया, ये भी बता दो, कितने लोगों को आवाज दिए, ये बता दे। भैया इसमें से मोदी जी, अरे भैया ये बताओ ना, एक महिला को पूछा था आपको कौन सी योजना का लाभ मिला, तो उस महिला ने पत्रकारों में अगर धीरज हो तो सुन लो, समाजवादी पार्टी के लोग लगाए हुए हैं। भाई सुनो, अभी सेवा समर्पण सहयोग पर जवाब मांगा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने। अरे सुनो ना, तो डर काहे रहे हो भैया? भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की डर काहे रहे हो भैया? डर काहे रहे हो? सपा के लोग डर काहे रहे हैं? डरिए मत, समाजवादी पार्टी के लोग डर क्यों रहे हैं भाई? जवाब दीजिए। डरने का ठेका आपने उठाया है ना। ये सुरमा मारेंगे, बरेली का झमका ढूंढेंगे, मानसिक इलाज कराएंगे, लेकिन सुनेंगे नहीं। आपको महोदय मालूम है, भारत पाकिस्तान से ही भुखमरी में भी छूट चुका है। भारत में अरे भैया सुनो मेरी बात। ऐसे इंडेक्स बहुत चले हैं। अब इंडेक्सों की बात सुनिए तो ग्लोबल सुनिए मेरी बात। ग्लोबल इजी डूइंग बिजनेस में भारत अब तक के सबसे अच्छे रैंक पे है, समझे? भारत में गरीबी का प्रतिशत घटा है, यही इसने कहा था 2019 में इसी हंगर इंडेक्स में कहा था कि भारत में गरीबी का प्रतिशत पिछले 5 सालों में बहुत तेजी से घटा है। इसी ग्लोबल इंडेक्स में कहा था। राघव जी एक काम करिए, आप कानपुर वाले विकास दुबे की फोटो बनाकर आप अपने सपा कार्यालय में टांग लीजिए। वैक्सीन लग चुकी है। भारत विश्व में विकास दुबे, मुख्तार अंसारी आदर्श रहे समाजवादी पार्टी के। विकास दुबे, मुख्तार अंसारी आदर्श रहे समाजवादी पार्टी के। गुंडों की पार्टी 15 साल के अपने विकास नहीं बता पाती है तो इधर उधर की बातें करती है। बताइए ना कितने रोजगार दिए, बताइए ना कहाँ सड़कें बनवाई आपने, बताइए। हटैना पुल अगर आपने बनवाया है तो मुख्तार अंसारी को संरक्षण भी आपने दिया, ये भी बताइए। अगर आपने लोहिया बनवाया है तो उसका ठेका आपके चाचा की कंपनी को मिला था और ठेकेदारी में बंदरबांट आपने किया था, ये बताइए ना। अगर आपने बनाया तो उसमें हजारों करोड़ का घोटाला कर लिया अखिलेश यादव ने, ये भी बताइए आप भाई, ये भी तो बताइए। आप एक आवाज छोड़ते हैं, टोटियां उखाड़ के ले जाते हैं अखिलेश यादव। ऐसी ओछी मानसिकता के व्यक्ति को उत्तर प्रदेश कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। उत्तर प्रदेश कभी ऐसी ओछी मानसिकता के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा जो आवाज से टोटियां उखाड़ के ले जाता है। जब उत्तर प्रदेश चलाने का समय आया तो चाचा ने क्या कमाया इसका बंटवारा होता है। कभी बताइए कि तहबाई से आगे निकल के देखा उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? कभी देखा? कभी 5 किलो में सरकारें चलाई आपने? वो टोटियां इसलिए खोल ले गए क्योंकि लंदन से मंगाई थी वो टोटियां इसलिए खोल ले गए थे कि वो टोटियां इन्होंने लंदन से मंगवाई थी। पहले होते समाजवाद से जनता को मूर्ख मत बनाइए। सत्ता आने के बाद कैसे घड़ियाली आंसू रो रहे हैं अभी आप, और कैसे लूटेंगे इस उत्तर प्रदेश को पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश। मैं कांग्रेस अरे भैया समर्पण भी सुन लो ना, समर्पण सुन लो। समर्पण मुख्तार अंसारी के लिए था, आपका समर्पण बलात्कारियों के लिए था, हमारा समर्पण देश की गरीब जनता के लिए। ये फर्क है हमारे आपके समर्पण में, इसीलिए आप समर्पण नहीं ढंग से बोल पाते हैं, इसीलिए आप ढंग से समर्पण नहीं बोल पाते हैं। मैं कांग्रेस की बात से बहुत हैरान हूँ। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं एक चीज भी पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने कितनी जल्दी ये स्वीकार कर लिया कि हम नपुंसक थे। कांग्रेस ने कितनी आसानी से स्वीकार किया है कि हम नपुंसक थे। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस ने स्वीकार किया है कि हम नपुंसक थे।
क्यों? क्योंकि देश में दंगे होते रहे और ये देखते रहे। कांग्रेस के लोग आज ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो नपुंसक थे। इस देश में कांग्रेस ने जो स्वीकार किया है, देश में दंगे होते रहे, देश में दंगे होते रहे और हम सोचते रहे, हम ये इंतजार करते रहे कि हम सुन लीजिए भाई, हम ये इंतजार करते रहे अरे भैया सुनो ना, जिनकी पार्टियों में शादीशुदा ना हिंदू आतंकवाद करता आपने, हिंदू आतंकवाद कहने में शर्म नहीं आई कांग्रेस को, लेकिन राम को काल्पनिक बड़े गर्व से कह दिया था आपने। यही वो कांग्रेस है, हिंदू आतंकवाद कहने में शर्म नहीं आती है, लेकिन कांग्रेस को काल्पनिक कहने में भी किंचित मात्र शर्म नहीं आई आपको। लेकिन ये जनता देख रही है, ये जनता देख रही है, आप सर्जिकल आप आतंकवादियों के रहनुमा है, पूरी कांग्रेस दंगाइयों और आतंकवादियों की रहनुमा रही है। जब आप कटघरे में खड़ी है कांग्रेस तो इधर उधर की बातें कर रही है। क्यों? जब देश में सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो प्रश्न चिन्ह कांग्रेस ने उठाया, आतंकवादियों का समर्थन आपने किया। मुझे लगता है गंदे राजनीति से आगे कांग्रेस की हुई है, कांग्रेस तैयार हो जाए। उत्तर प्रदेश में पुनः खर्च में जाने वाली है कांग्रेस, हमारे दोनों गंदी राजनीति करती है कांग्रेस, दंगाइयों का आतंकवादियों का समर्थन करती है कांग्रेस, और आज इंतजार नपुंसक है कांग्रेस। मैंने बड़े लफ्जों में कह दिया, कांग्रेस सबसे बड़ी नपुंसक पार्टी है, जिसने आज इस मंच पे स्वीकार किया कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि वो नपुंसक है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने मंच पे स्वीकार किया वो नपुंसक है, नपुंसक। अरे भैया बताओ ना कि आपने आतंकवादियों को संरक्षण देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक पे क्यों सवाल उठाए? फिकर का मालिक क्या भारत में आ गया, दाव के पकड़ गया, कहा गए क्या यहाँ देश पे सारा माफिया राज खत्म हो गया? आप बताइए ना, जवाब दीजिए। मतलब भैया एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी आतंकवादी एक दंगा जरूर समाजवादी परिवार में जरूर हुआ है, समाजवादी पार्टी ने जो चश्मा लगाया नहीं दिखेगा। भारत की जनता के चश्मे से देखिए, समाजवादी चश्मे से मत देखिए। जिन्हें सुरमा हम लोग जमीन से निकले लोग हैं, आप कितने एसी में बैठने वाले लोग नहीं है। हमारा रोडों में आंकड़ा दिया भाजपा के हमारे दोनों साथियों ने जो आंकड़ा दिया, मैं अरे भैया आंकड़े पे बात में चले जाना, मेरे एक सीधे से सवाल का जवाब दीजिए, सीधे से सवाल का। अगर जवाब सीधे से सवाल का नहीं मिलेगा तो मैं टोकूंगा, आप दंगों में इंतजार करते रहे कि सपा को वोट दें, आप ये इंतजार करते रहे कि सपा की जब सरकार आए तो हम उससे आरोप लगाते हैं। आपने स्वीकार करिए कांग्रेस का नपुंसक है, नपुंसक है जिसका शिलान्यास आपने किया हो। आपसे भी सवाल पूछ लिया है, आप बता दीजिए, आपके चश्मे से आपके चश्मे से नहीं दिखेंगे। चाचा भतीजे की लड़ाई को दंगा मत समझिए, चाचा भतीजे की लड़ाई को दंगा मत समझिए समाजवादी के लोग। भाजपा के दोनों साथियों ने एक मिनट में अपनी बात रखना जो मेरी बात का जवाब देना, मेरी बात का अन्यथा मैं रोक दूंगा। मेरी बात का जवाब दीजिएगा। क्या आप इंतजार कर रहे थे? क्या आप इंतजार कर रहे थे? हमारी मानसिकता एक्सीडेंटल हिम्मत है। सुनने की क्षमता रखो तब क्षमता बहुत है, तुम सुनने की क्षमता देखो समझ कुमारी जी, जो नकली खून सुनने से। अरे भैया आपने पूरे देश का खून किया, खून जब बढ़ गया, जब कांग्रेस का खून बढ़ गया, संभाला नहीं गया वो खून, तो भाजपा मानसिकता आई है भैया। देश की करीब जनता को खून दीजिए, बड़ा खून किया है कांग्रेस ने, कांग्रेस ने बड़ा खून किया है गरीब जनता का। में ही नहीं हो सकता है भैया, भाजपा के तो डीएनए में नहीं हो सकता है।
अरे भैया जब उन तक आतंकवादियों के संरक्षक है, आपने दंगाइयों पे कार्रवाई नहीं की, आपने दंगाइयों पे कार्रवाई नहीं की। डरपोक है पूरी कांग्रेस, डरपोक है, डरपोक कांग्रेस। अरे कभी जाइए, कभी फिरोज गांधी की कभी फिरोज खान की समाधि पर भाजपा के नेता ने सपा के नेता के लिए बात कही, लेकिन भाजपा के नेताओं के प्रवक्ताओं कांग्रेस ने फिरोज गांधी की समाधि पर तो उन्होंने कांग्रेस के घेर लिया विचारों को। सवालों में दम हो तो सुनिए, मैं बताता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि नपुंसकता होता है, सामने से कुछ नहीं होगा। स्वामी पूरा तुम्हारा राष्ट्रीय दामाद बेच कर खा गया और तुम्हें सुनाओगे। राहुल गांधी को बता दिया कि भारतीय की स्थिति क्या है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तब आपको पता चलेगा पानी से लगाओ पैसा जो इस देश के तमाम नेताओं को, तुम्हारे कांग्रेस के नेताओं को मरवा कर। चलिए ठीक है, अनिल जी कुछ बोलना, अनिल जी बोलना कुछ जल्दी से, 1 मिनट में, अब कोई नहीं, हाँ कोई नहीं, जल्दी से, हाँ चलो आपकी भी आवाज बंद हो गई। हाँ चलिए, बुलेटिन की आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए अनिल गंगवार जी का, शुभम तिवारी का, विकास पांडे का, राघव का, वरुण का और अमित का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि।